बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, सेनेट इलेक्शन 2021 की गूंज पूरे मुल्क में जारी है और उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं, जांच पड़ताल का अमल भी शुरू हुआ चाहता है। ऐसे में जाहिर सी बात है हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से जीतने के दावे सामने आ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने आज पार्टी तर्जुमानों से खिताब भी किया और उन्होंने कहा कि बासानी सेनेट इलेक्शन जीत लेंगे। अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात है, लेकिन इसके बावजूद हमारे साथ खड़े हैं, ना पहले दबाव लिया है ना आइंदा लेंगे। जो दिलचस्प मुकाबला है इस्लामाबाद का, जिसमें हफीज शेख साहब जो वजीर ख़जाना है बामुकाबला साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार हैं। उस हवाले से एक डेवलपमेंट ये हुई है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के कागजात नामजदगी को चैलेंज कर दिया गया है पीटीआई की जानिब से। इसके साथ साथ सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से होगा या खुफिया बैलेट से होगा, इस हवाले से मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में अहम मुकदमा जेर समात है। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन और अरकान को बुलाया गया था और उनके से भी सवाल जवाब हुआ, जिस पर इलेक्शन कमीशन के जो चीफ इलेक्शन कमीशन उनकी राय सामने आई कि वो जो काबिल शनाख्त ओपन बैलेट है उसके हामी नहीं है। करप्ट प्रैक्टिसेस की रोकथाम के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनसे प्लान ऑफ एक्शन मांगा है। अब कल भी समात होगी, ये भी हतमी मराइल में दाखिल हो रही है। जाहिर बात है कि बहुत सी इस हवाले से स्टेक्स इन्वॉल्व हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या फैसला करती है, क्योंकि 3 मार्च को ये इंतखाबात होने हैं। इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे, ये भी अहम नुकात हैं। दूसरा एक और अहम नुकता जो मैं ज़रूर आज प्रोग्राम में भी डिस्कस करूंगा, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब का जो पासपोर्ट है वो आज उसकी मियाद खत्म हो रही है। रात 12 बजे हुकूमत ने यह फैसला किया है कि इसकी तजदीद नहीं की जाएगी। अलबत्ता जो वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ने आज गुफ्तगू करते हुए इस हवाले से कहा कि उनको ये फैसिलिटी नहीं हम देने जा रहे, लेकिन अगर वो ट्रैवल करना चाहते हैं तो इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट ETD इसे कहा जाता है, वो उसका ऑप्शन उनके पास मौजूद है। फिर इससे शरीफ फैमिली से जुड़ी खबर आज वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि मरियम नवाज साहिबा ने बैरून मुल्क जाने के लिए बैकडोर हुकूमत से राब्ते किए हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने इस सिस्टम में किसी किस्म का कोई रिलीफ देने के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। आपके इल्म में है कि गुज़श्ता रोज़ मरियम नवाज साहिबा ने कहा था प्रेस टॉक में कि उनकी एक सर्जरी होनी है जो कि मुल्क में नहीं हो सकती, मुल्क से बाहर होगी, लेकिन साथ में उन्होंने कहा था कि वो मुल्क से बाहर जाने के लिए इस हुकूमत को रिक्वेस्ट नहीं करेंगी। वाज़ेह है कि उनका नाम ECL पे है। तो इस सियाको सबाक के साथ आज हम गुफ्तगू करेंगे। जो नुमाइंदा शख्सियात हमारे साथ इस वक्त शरीक गुफ्तगू हैं, इनका तारुफ मैं आपसे करा दें। तो हमें बहुत खुशी है कि हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं रऊफ़ हसन साहब, वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए इत्तलात व नशरियात। आपका बहुत शुक्रिया रऊफ़ साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सर फॉर ऑनरिंग अस। और हमें स्काइप पर ज्वाइन कर रहे हैं सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सेनेटर अब्दुल कयूम साहब, आपका बहुत शुक्रिया कयूम साहब, थैंक यू मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सीनियर जर्नलिस्ट हैं PJ मीर साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, उनको भी हम वेलकम करते हैं। मैं गुफ्तगू का आगाज रऊफ साहब आपसे करूंगा। सेनेट इलेक्शन, जाहिर बात है एक मामला सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है, उस पर भी मैं जरूर आपकी राय लूंगा, लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने सेनेट के जो आपके उम्मीदवार हैं उनके हवाले से एक और जायजा इजलास किया। थोड़ा सा बताएंगे, एक चैलेंजिंग इशू बन गया है PTI के लिए, क्योंकि आपने सबसे ज्यादा उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं और आपकी अददी अक्सरियत भी ऐसी है कि अगर आपको सारे वोट पड़ते हैं तो आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेंगे। हमने देखा कि कुछ सेकंड थॉट्स आ रही हैं, अब्दुल कादिर साहब इन बलूचिस्तान, और आज खबर यह है कि शायद KP से भी जो नजीउल्लाह खटक साहब हैं उनके बजाय लियाकत तरकई साहब और फैसल वाडा साहब के हवाले से भी राय आ रही थी। जरा इस पर जरा हमें अपडेट देंगे PTV के नाज़रीन को कि व्हाट्स इनसाइड न्यूज़। चैलेंज कोई नहीं है, मैं सिर्फ ये आपको कहना चाहूँगा। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अनलाइक अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ एक बहुत ही जमहूरी पार्टी है और जिसमें कि पार्टी के अंदर हर शख्स को बोलने की आज़ादी है। जब इतनी बड़ी पार्टी में लोग बोलेंगे, अपनी राय का इजहार करेंगे, तो लाजमी बात है उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, उसमें डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आती हैं। अब एक तो लीडरशिप ये कर सकती है कि जी इन तमाम डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन को इग्नोर कर दे और जो अपने फैसले किए हुए हैं, जो अपने इंटरेस्ट बेस्ड फैसले हैं, उनके ऊपर कायम रहे। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये अप्रोच नहीं है। अगर कोई वर्कर्स की तरफ से या पार्टी के जो स्टॉलवर्ट्स हैं, जो पार्टी के साथ बहुत देर से पार्टी में शरीक है, पार्टी की पॉलिसीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, अगर उनकी तरफ से कोई जेन्युइन या ऑब्जर्वेशंस आती हैं कि कोई नॉमिनीज़ जो हैं जिनको नामजद किया गया है वो उनके बारे में, तो हमारी पार्टी की पॉलिसी ये है कि एट दी हाईएस्ट लेवल विच इज़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हिमसेल्फ, वो उनको सीरियसली कंसिडर करते हैं।
और अगर वो फील करते हैं कि कोई ओवरसाइट हुई है या ये कि जो ऑब्जेक्शंस हैं लोगों की वो जायज़ हैं, तो वो ओपन हार्टेडली वो अपने डिसीजंस को रिव्यू करते हैं, चेंज करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि अभी उन्होंने बलूचिस्तान में एक अपने नॉमिनी की जगह दूसरे नॉमिनी को एक्सेप्ट किया। इस वक्त 2-3 रिजर्वेशंस हैं जो कि आई हैं उनके पास। आज पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास हुआ है और मेरा ख्याल है कि कल तक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब खुद फैसला करेंगे कि हमारी फाइनल जो कैंडिडेट लिस्ट क्या है वो क्या है। कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन ये कल्चर जो है डेमोक्रेटिक कल्चर है पार्टी का उसको रिफ्लेक्ट। जनरल साहब एक और सवाल, आप लोगों ने इस दफा एप्लीकेशंस नहीं मांगी थी, इसमें भी सवाल उठा है क्या ये नया तरीक़ेकार जो आप लोगों ने वजह किया इसकी वजह से ये इश्यूज हैं, या अगर एप्लीकेशन मांग ली, जैसे मैं देख रहा था नून लीग ने भी एप्लीकेशन मांगी, पीपल्स पार्टी ने भी मांगी, जो मुरवजा तरीक़ेकार उससे हट के किया। ये मुरवजा तरीक़ाकार जो है इसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो इसलिए है कि जी लोगों ने पहले जो लीडरशिप है उन्होंने पहले डिसाइड कर लिया होता है कि किसको हमने नॉमिनेट करना है, किसको नहीं करना, तो ये खानापुरी होती है। देखिए एक लीडर जो है, जो एक जेन्युइन वंस अगेन एक जमहूरी पार्टी जो होती है उसको कुलियतन इस बात से आगाही होती है कि जी उसके जो कारिंदे, उनके जो वर्कर्स हैं वो कहाँ, वेयर डू द स्टैंड और उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है, और उसी की बेसिस के ऊपर वो नॉमिनेट करता है। तो खानापुरी होती है वो नहीं, लेकिन फ्रॉम टाइम टू टाइम बहुत से लोग जो इंटरेस्टेड होते हैं वो वो लीडरशिप के साथ इन टच होते हैं, कांटेक्ट होता है उनका, और लीडरशिप को भी पता होता है कि पार्टी जो क्राइटेरिया है वो कॉम्पिटेंस accountability and commitment to the party ideals. Okay. जनरल क्यूम साहब, सर मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि आप भी 6 इयर्स आपकी टर्म रही और आप रिटायर होने जा रहे हैं ऑन 11th ऑफ मार्च। सर पीएमएलएन के हवाले से भी अब खबरें मीडिया में आ रही हैं कि आपके हवाले से भी अब जो पीएमएलएन में जो कैंडिडेट सामने शुरू में आए उन पे इख्तलाफी राय है। मुशाहिदुल्लाह खान साहब के एक मुखालिफ ग्रुप है और आजम नज़ीर तारड़ साहब की भी मुखालिफ एक ग्रुप है। तो सर ये एक इशू है, ये जो ज़ाहिर बात है सीटें 48 हैं और उम्मीदवार ज्यादा हैं, उसमें जब पार्टी की क्या प्रायोरिटी होती है यूजुअली, और आप में भी पार्टी में भी इंटरनल डिबेट है या फैसले जो है वो आ जाते हैं और उनको मनन तस्लीम कर लिया जाता है? जनरल क्यूम साहब। या देखें, मैं इस प्रोसेस से गुजरा था लास्ट टाइम भी, जब हम 6 साल पहले हमारी सिलेक्शन हुई थी, तो एक पूरा डिलिब्रेशंस होती है, कंसल्टेशंस होती है, लोगों से नाम मांगे जाते हैं। अगर लेट अस से कि मुझे वो सेनेटर बनाना चाहता है कोई, तो मैंने अगर एप्लीकेशन ही नहीं दी और मैं रेडी नहीं हूं या मैं नहीं आना चाहता, तो आप नाम दे के फिर नाम विड्रॉ करेंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। सो मुरवजा तरीका यही है कि जो इंटरेस्टेड हैं, जो समझते हैं कि मैं फिट हूं और मेरा एक एक्सपीरियंस है और मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं पार्टी लीडरशिप के आगे। पार्टी लीडरशिप उनके फिर सारा रिकॉर्ड ऑफ सर्विस देखती है, उस पर लिखा होता है कि आपकी कंट्रीब्यूशन पार्टी के लिए क्या है, आप कितने अरसे से हैं, आपने क्या किया, और उसके ऊपर जाके फिर सॉर्ट आउट करके। तो मुस्लिम लीग नून ने जो फैसला किया वो अटल है। ये ऐसे नहीं होगा कि कल उन्होंने ये फैसला किया तो फिर कुछ शोर बचा तो फैसला बदल दिया, बिकॉज दैट रिफ्लेक्ट्स पुअरली ऑन द लीडरशिप आल्सो। कि ये ठीक बात है कि वर्कर्स की अपना व्यू पॉइंट है, लेकिन वर्कर के व्यू पॉइंट अगर इतना फोर्सफुल है कि आप एक बलूचिस्तान से बंदे को, अब्दुल कादिर को बुला रहे हैं जो उसको वहां का प्रेसिडेंट भी नहीं जानता, तो आपने गलत फैसला किया जिसके ऊपर आपको एक एम्बैरेसमेंट भी है, और फिर आपने तो वापस ले लिया। बट वो अब्दुल कादिर साहब भी एक बावकार आदमी है, उसकी भी अपनी एक रेपुटेशन है। आप टिकट दे के जब वापस किसी से लेते हैं तो वो भी कोई अच्छा सबूत नहीं होता। तो लेकिन मुस्लिम लीग को मैं आपको वसूख से कहता हूँ, सोच समझ के उन्होंने दिया, और मुशाहिदुल्लाह साहब हो या परवेज रशीद साहब हो, ये पुराने लेकिन सवाल मेरा यही था जनरल साहब, सवाल मेरा ये था कि आपने मुशाहिदुल्लाह साहब, जाहिर बात है उनकी नून लीग से तवील वाबस्तगी है, लेकिन एक राय जो मीडिया में इतलात हैं कि इरफान सदीकी साहब का एक लोग सपोर्ट कर रहे हैं, या शहबाज शरीफ ग्रुप, नवाज शरीफ ग्रुप, फिर आजम नज़ीर तारड़ साहब की क्या सर्विसेज है नून लीग के लिए, वो तो गालिबन नून लीग का बाज़ाब्ता तौर पर हिस्सा नहीं है। तो इस हवाले से सवालात तो सामने आ रहे हैं। तो मैं जानना चाहूंगा, राजा जफरुल हक साहब आपकी पार्टी के चेयरमैन है, बट ही इज नॉट इन द लिस्ट। ये बिल्कुल ठीक है। मसला ये है कि आज मैं अज़मा बुखारी को सुन रहा था, जो कि स्पोक्स पर्सन है जी। उन्होंने ये कहा था कि राजा साहब ने अप्लाई ही नहीं किया था इसके लिए, या उन्होंने प्रेसिडेंट से और उनसे बात की होगी और किसी अंडरस्टैंडिंग पे किया होगा। लेकिन सीटें अगर महदूद हैं तो पार्टी को सारे एंगल्स देख के
उनको ये फैसला करना होता है, और उसके अंदर जरूरी नहीं है कि सारे फैसले उनके ठीक भी होते हों, लेकिन डिलिब्रेशंस होनी चाहिए और इंस्टीट्यूशनल वे होना चाहिए आगे जाने के लिए। पीजे मीर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? सुन रहा जी जी। बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब। ये सवाल आपके सामने भी मैं रखूंगा क्योंकि इस वक्त हमारी सियासत का महवर बन गया है सेनेट इलेक्शन। अच्छी बात है, एक अपर हाउस है, वहां इलेक्शन हो रहे हैं। पहले तो हम ज्यादातर सड़कों की सियासत की तरफ माइल दिखाई दे रही थी पीडीएम भी, लेकिन अब तो सारी तवनाइयां और सारे जो मरकजियत है वो सेनेट इलेक्शन और जिमनी इंतखाबात इख्तियार कर गए। आप क्या कहेंगे? कैंडिडेट्स का सामने आना, फिर ये ओपन बैलेट, सीक्रेट बैलेट, ये मौजूआत जबान ज़द-ए-आम है। योर टेक सर। अनवर, आपने देखा कि कोई भी इलेक्शन जब भी आते हैं, किसी किस्म के इलेक्शन, हर बंदा कोशिश करता है, वेदर ऑपोजिशन हो या गवर्नमेंट हो, कि मुझे टिकट मिल जाए। और हम सब कहते हैं चलो भाई तुम्हें टिकट मिल जाए, लेकिन एंड में क्या होता है? क्या लोगों के काम होते हैं? इन सबको शौक है टिकट लेने का। सेनेट का भी, नेशनल असेंबली का भी, प्रोविंशियल असेंबली का भी चेयरमैनशिप्स ले ली, एमडीज बन गए, बट डू दे एक्चुअली डिलीवर? आज आप लोगों की हालत देखो, और ये आज की हुकूमत का कसूर नहीं है। दिस इज अ 70-year-old आप कह लो dilemma we are facing. So these elections really don't mean anything as long as you deliver. हमने डिलीवरेंस करनी है। यहाँ लगे हुए हैं, हाँ जी हमारी पार्टी ऊपर हो जाएगी, उनकी पार्टी नीचे चली जाएगी। What does that mean? That means nothing. हमने जाना है उस रास्ते के ऊपर। आप लेजिस्लेचर जब कहते हो ना, दिस ऑगस्ट हाउस, जी, General Kayum will agree with me that this house has to be the top house and taint free and paint free. इसके अंदर कोई किसी के ऊपर टेंट या पेंट हो, the man should not be in the house. Now हम क्या करते हैं? किसी को यहाँ एडजस्टमेंट कर देते हैं, किसी को उधर कर देते हैं। एंड अभी यूसुफ रजा गिलानी साहब की बात आई, अब उनके ऊपर एक एलिगेशन है, ही इज नॉट बीन कन्विक्टेड। सो आई फील कि आप उनको he was convicted, लेकिन उनकी वो कन्विक्शन की शायद वो बात पूरी हो गई। 5 साल के लिए कन्विक्शन तो हुई थी ना उनकी जी, वो 5 साल के लिए। देखें जी, 5 साल के लिए हुए थे ना, 18 में खत्म हुई है। बिल्कुल। तो नाउ इफ ही सर्व दिस टर्म, सो यू विल पनिश हिम फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। ये आप तो किसी को पकड़ते हैं तो क्या करते हैं? आप उसको बिल्कुल ऑस्ट्रेसाइज कर देते हैं, सोसाइटी से निकाल देते हैं। आप देखें, उन्होंने अपना टाइम जो भी, अगर उनको कन्विक्शन होगी चलेंगे, he served his time, so let him come back and rehabilitate himself. आप एक आदमी या कोई भी हो, forget यूसुफ रजा गिलानी और anybody, कोई शख्स अगर कोई क्राइम करता है, गिल्टी होता है और वो अपना टाइम पूरा कर देता है, he pays for his penance and then he comes back in the society, what do we do? बिल्कुल उसको कंडेम कर दें, खत्म कर दें, आउट कर दें? लेकिन अभी आप कह रहे थे ना पीजे, अभी आप यही कह रहे थे कि टेंट फ्री, मतलब बेदाग लोग जो हैं वो इसके अंदर आए। मैं किसी इंडिविजुअल की बात नहीं करूंगा, उसके लिए क्या तरीकेकार फिर हो सकता है कि बेदाग लोग, बेदाग माजी वाले लोग आए और लेजिस्लेशन करें फॉर द गुड ऑफ द पीपल? तो तरीकेकार फिर क्या हो सर? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने अनवर। अब इसके अंदर हमें रिफॉर्म्स चाहिए। हम बड़े पुराने तौर तरीकों से चल रहे हैं, हमें आगे जाके रिविजिट करने हैं हर जगह, हर डिपार्टमेंट्स आपने रिविजिट करने, इंक्लूडिंग योर द लेजिस्लेचर। आपने हर चीज को, जब आप इसको रिफॉर्म नहीं करोगे, आप उसी दलदल के अंदर फंसोगे और वही साइकिल आपके सामने टर्न होती रहेगी। हमने रिफॉर्म्स करने, रिफॉर्म के लिए तैयार कोई नहीं है। रिफॉर्म के लिए क्यों नहीं तैयार है? बिकॉज हम सब कोशिश करते हैं कि एडॉकिज्म पे चलें। कॉरिडोर्स और पार में जो गवर्नमेंट आती है वो 1-2 साल नहीं होते, आप उसको निकालने के चक्कर में पड़ जाते हो। हमारे में पेशेंस है ही नहीं है, और यही वजह है कि हम डेवलप नहीं करते हैं। ये आप, let me tell you one thing, I'm not praising this government, but this government, current government, इसकी जो कंटिन्यूटी पॉलिसी है ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट, वो लेके चली है और काफी प्रोजेक्ट्स इन्होंने इंप्लीमेंट किए हैं और कंटिन्यू किए हैं, which is a good thing. Which is a good thing for what? Not for PTI, not for PMLN, but for the state of Pakistan. हमने इसको, हम जब तक आगे नहीं रखेंगे और आगे एक फोकस्ड अप्रोच दोनों मिलकर नहीं करेंगे, याद रखें, what goes around comes around। और हम जब, अगर आपको बिल्कुल याद है कि जब चार्टर डेमोक्रेसी, आई थिंक वी वर इन लंदन एट दैट टाइम, जब ये सारी हो रही थी, हम ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कहाँ हुआ है मुझे बता दें? कहीं भी नहीं हुआ। मेरे साथ तो रहेगा जी, पीजीबी साहब थोड़े से मेरे साथ रहेगा। रऊफ हसन साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ज़ाहिर बात है टेंट फ्री रखने के लिए, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कभी ये उस अज़म को दोहराते हैं कि वो चाहते हैं कि जो पैसे का अमल दखल है स्पेशली इन सेनेट इलेक्शन में, उसका खात्मा किया जाए। मामला सब जुडिस है, लेकिन चूंकि पीटीआई ने सदारती रेफरेंस भेजा, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप समझते हैं ओपन बैलेट जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट करती है, इज एन आंसर
कि आप पैसे के अमल दखल को रोक सकते हैं, या फिर आप समझते ओपन बैलेट के साथ भी ये हॉर्स ट्रेडिंग इशू फिर भी चलेगा? एक छोटी सी बात पहले करना चाहूँगा, फिर मैं इसका जवाब दूंगा। इसी अभी बात हुई है विशेषज्ञ गिलानी साहब के बारे में। इसी दो चीज़ें हैं। नंबर एक बात तो वो उनको कन्विक्शन हुई थी जिसका जिक्र आप भी किया था। इसके अलावा आपको याद होगा तोशा खाना के जो चीज़ें उनसे रिकवर हुई थी, जो हार वगैरह रिकवर हुए थे, ही इज़ अ टेंटेड पर्सन, he's a very tainted person, he's not a clean person. So you know, going by what has been said on the program, अगर हमने ऐसे लोगों को देखना, और मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हमें सेनेट में और नेशनल असेंबली में और प्रोविंशियल असेंबलीज में, तमाम लेजिस्लेचर्स में हमें ऐसे लोगों को लाना चाहिए जो हत्तल वसा, जिनके बारे में हमें यकीन हो कि ये लोग ठीक हैं, किरदार के ठीक हैं और ये डिलीवर करेंगे। मैं इससे एग्री करता हूँ। बट इन दैट कॉन्टेक्स्ट यू नो, अगर ये कोशिश की जा रही है कि यूसुफ रजा गिलानी को उन लोगों में से एक बंदे के तौर के ऊपर हम तसव्वुर करें, तो वो हकीकत से उसका दूर पार कर भी वास्ता नहीं है। इसके हाथ जो है वो बहुत से इस किस्म के कामों में यू नो टेंटेड है। अब आपके सवाल की तरफ देखिए, ऑब्जेक्टिव क्या है? पीटीआई की गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये है कि जी आप इलेक्शंस को इस तरीके से कंडक्ट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा उनमें ट्रांसपेरेंसी पैदा हो सके। ठीक है, ये एक बेसिक एक ऑब्जेक्टिव है। हम इस बात की के लिए इसलिए भी हम हक रखते हैं इसका करने का, क्योंकि हम वो पाकिस्तान की वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिसने अपने ही 20 लेजिस्लेटर्स को, जब लास्ट 2018 के सेनेट इलेक्शंस में पता चला कि पैसों की बदौलत वोट्स खरीदे गए हैं और हमारे अपने सिटिंग लेजिस्लेटर्स थे वो 20 ऑफ देम, तो हमने पाकिस्तान की तारीख की वाहिद पार्टी है, वंस अगेन आई मस्ट रीइटरेट, जिन्होंने अपने लेजिस्लेटर्स को पार्टी से निकाला। और उस वक्त हमारे पास मेजॉरिटी नहीं थी। जब हमने उनको निकाला तो हमारी गवर्नमेंट उस वक्त आउट वोट हो सकती थी, फॉल कर सकती थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उसकी भी परवाह नहीं की और हमने उनको निकाला। अब 3 साल के बाद अब हमारा खौफ ये, हमारी डर ये है कि वही हिस्ट्री जो है उसको रिपीट किया जाएगा, और उसके सब इंडिकेशंस जो है हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स भी आ चुके हुए हैं कि किस बंदे को कितना पैसा जो है वो ऑफर किया गया। 3 मार्च 2021 के इलेक्शंस के लिए फैक्ट्स एंड फिगर्स भी आ चुके हैं। किसको ऑफर किया गया? प्राइम मिनिस्टर खान साहब ने कहा भी है कि 50 से 70 करोड़ रुपए की कीमत लगी है बलूचिस्तान में। केपी में अप टू 50 करोड़ की कीमत लग रही है इस वक्त। ये कहा है उन्होंने, ये हकीकत है। अच्छा, अब उसको आपने खत्म करना है। वो खत्म कैसे करेंगे? क्या हमारे ओपन बैलेट से खत्म होगा? हम हत्तल बसा कोशिश, आई मीन उससे बहुत बेहतर है। क्लोज बैलेट से, सीक्रेट बैलेट से ओपन बैलेट बहुत बेहतर मैकेनिज्म है जिसके जरिए आप इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कोई बंदा खड़ा होता है, मसलन कोई एक बंदा XYZ है, वो खड़ा होकर कहता है जी कि मेरा ज़मीर मुतमईन नहीं है कि मैं इस शख्स को वोट दूं जिसको मेरी पार्टी ने नॉमिनेट किया है, तो उसको उस वक्त भी राइट मौजूद है, ओपन बैलेट के बावजूद उसको राइट मौजूद है कि वो अपनी ज़मीर के मुताबिक वोट दे, और वो डिस्क्वालीफाई भी नहीं होगा। डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, वो उसको वोट दे। ठीक है, और अगर वो देता है तो इससे मतलब ये नहीं है, अगर वो ओपन बैलेट के जरिए, कि हम किसी का हक अपने ज़मीर के मुताबिक वोट देने को छीन रहे हैं, रोक रहे हैं, वो नहीं है। लेकिन कम से कम ये है कि पैसा जो है उसके चलने की जो प्रोस्पेक्ट है वो बहुत कम हो जाएगा। इसीलिए ये हमने 3 prong जो है हमने लॉन्च किया था। हमने कोर्ट को रिव्यू किया था, कोर्ट से उससे पहले हम लोगों ने ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी उसको प्रपोज किया था। अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने हमारा साथ नहीं दिया, सो वो एक किस्म का इट वाज सॉर्ट ऑफ, यू नो, इट वाज स्केल्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट। उससे पहले हम जा चुके हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, उनकी हमने एडवाइस मांगी है कि क्या हम इलेक्शंस को ओपन बैलेट के जरिए करा सकते हैं। सिमल्टेनियसली हमने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस भी नाफिज कर दिया जिसकी हमने इंप्लीमेंटेशन को कंडीशनल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस के ऊपर। लेकिन मैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठा के फिर जनरल साहब के पास जाऊंगा। मरियम नवाज साहब ने ट्वीट भी किया है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, और उन्होंने कहा कि वो एक शख्स और एक जमात को फायदा दिलवाने के लिए कोई ऐसा फैसला नज़िया जरूरत के तहत नहीं आएगा। तो क्या आपकी पार्टी सोचती है कि इनके इस बयान को लेकर जाया जाए सुप्रीम कोर्ट के सामने? अगर वो एक पार्टी जिसका जिक्र उन्होंने किया वो PMLN हो तो ये मिठाइयाँ बांटेंगे, छलांगे लगाएंगे, उस वक्त इनको इस किस्म का कोई ख्याल इनके जहन में नहीं आएगा। आप इनकी हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट को अंडर प्रेशर लाने की बहुत बेहुदा कोशिश है, नहीं लाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को अपने तई अपनी एक जजमेंट है, उनके सामने एक पड़ा हुआ है केस है। उसके बाद आज मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी आपके अपने इब्तिदाइया में कहा भी है कि उन्होंने जो सवाल है, जो क्रिटिकल सवाल है, उन्होंने कहा है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया और उनसे कहा, तो उन्होंने कहा कि हम ओपन बैलेटिंग के जरिए इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, हम सीक्रेट बैलेट के जरिए। तो उनके जो सवाल था अगला जो है वो जवाब के ऊपर मेरा ख्याल है बहुत सी चीजों का दारोमदार होगा। उन्होंने कहा कि फिर आप हमें ये बताइए कि वो कौन से मैकेनिज्म्स हैं जिनको आप अडॉप्ट करेंगे जिससे कि पैसे का इस्तेमाल ना हो सके।
इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर चुप रहा है, उन्होंने कल तक का टाइम मांगा है, देखते हैं कल वो क्या कहते हैं। जनरल क्यूम सर, यही सवाल आपके सामने रख रहा हूं सर। ये मामला तो अब सुप्रीम कोर्ट में, ज़ाहिर बात है हमारे लिए अदालत उज़्मा है, लेकिन रऊफ साहब का कंटेंशन ये है कि ओपन बैलेट के पीछे रैशनल यही है कि जिसने वोट देना वो बबांगे दौल दे दे। ज़ाहिर बात है डिफेक्शन क्लॉज तो लगेगी नहीं, लेकिन जो मनी के जो लेन देन है उसमें बहुत हद तक कमी आ सकती है अगर ओपन बैलेट हो जाए, काबिल शनाख्त हो जाए। जनरल क्यूम साहब सर। या देखिए, जो रऊफ भाई ने कहा और जो पीजी मीर ने कहा, बुनियादी तौर पे हम यही कह रहे हैं कि शफाफियत हो और हार्स ट्रेडिंग की लानत को हम खत्म करें और हम सब अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंटेरियन समझें और हम अपने इस अदारे को जो लेजिस्लेशन के लिए है पार्लियामेंट, उसको बावकार बनाएं। ये तो बात ठीक है, लेकिन खुदा के लिए आप डबल टाक ना करें। फिर आप ये देखें कि बलूचिस्तान के अंदर PMLN की हुकूमत कैसे गई, रातों रात ऐसे बिल्कुल हवा में मुअल्लक हो गई। इस तरह फिर सेनेट का इलेक्शन हुआ, आपने ये देखा तो उसके अंदर क्या हुआ कि 64 लोग हाथ खड़े किए और उधर अभी ये जो टेप्स निकली है इसके ऊपर कहा गया है कि जिस बंदे के ऑर्डर पे है वो डिफेंस मिनिस्टर है, जिस बंदे के घर में है वो पहले स्पीकर था प्रोविंशियल असेंबली का, नेशनल असेंबली का है, जिस ओवरऑल पार्टी का इंचार्ज है वो प्राइम मिनिस्टर है। अभी इसके ऊपर तो कोई अरेस्ट नहीं हुई। आप ये देखिए, अभी तक कोई ना अदालत ने वो मोट ली है, ना नैब ने कोई बात किया है, ना किसी बंदे को आपने अरेस्ट किया है। एक तहकीकाती कमेटी बनाई है इन्होंने वजारती, पार्टी को और फिर आगे चले और फिर बात करें कि दूसरा ये है कि ओपन बैलेट के अंदर ये एक पार्टी लीडर्स डिक्टेटरशिप भी कायम हो सकती है। आप ये इट इज इजियर सेड दैन डन कि जी जिस बंदे को दिल नहीं करता वो हाथ खड़ा करे और दूसरी तरफ वोट दे दे। जो लोग पार्टियों के अंदर है और पार्टी के एक मॉरल उनकी कमिटमेंट है वो उस तरह, एंड दैट इज द रीजन कि 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि 2 to 6 में कि सारे जो है आपके सीक्रेट बैलेट होंगे एक्सेप्ट प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के। उसके अंदर आप देखिए, आप प्रोविंशियल असेंबली में वोट देते हैं, आप बल्दियाती वोट देते हैं, आप नेशनल असेंबली का वोट देते हैं, सारे आपके सीक्रेट अंदर आप अपनी मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपका राइट है। हर बंदा जो अंदर आके अपनी मर्जी का वोट देता है, ये जरूरी नहीं कि वो बिका हुआ हो। कुछ ब्लैक शीप होंगी जिन्होंने पैसे ले दे के करते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने जमीन के मुताबिक विदाउट एनी प्रेशर फैसला करते हैं। अगर आप बाहर पे करेंगे और दिखाएंगे लीडर को तो आप अंडर प्रेशर, अंडर ड्यूटीज कर रहे होंगे। तो दैट इज द विजडम इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लानी है, आप समझते ये ठीक है, तो फिर रऊफ साहब के कहने से या मेरे कहने से या बीजेपी के कहने से, फिर उसका एक प्रोसीजर है कि आप पार्लियामेंट के अंदर आपकी हाउस डिस्कस करें, पार्लियामेंट की कमेटी के अंदर चाहे आप सारे पार्लियामेंट लीडर्स को इजलास के बाहर उनकी जो एक बिजनेस के डेली बिजनेस की मीटिंग होती है उसमें करें और उसके ऊपर आप गिव एंड टेक वगैरह करके जब आप सबके मुल्क के मफाद में है तो उसको आगे जाए। आपकी अगर मेजॉरिटी नहीं है तो आपने एक रेफरेंस दाग दिया और वो 40 लाख ऊपर के ऑर्डिनेंस चला दिया, उसमें कंडीशन लगा दी। अगर कंडीशन ही लगानी है तो वेट करें तो ये सारी आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है तो फिर ये मैलाफाइड किया ना। अच्छा जनरल साहब, ये उसमें मैं आता हूं, वो उसकी अटेंशन पे आते हैं। जनरल साहब, मैं आपसे सवाल करूंगा, आपने कहा माजी के आपने रेफरेंसेस दिए, तो मेरे जहन में सवाल है, आपने बलूचिस्तान गवर्नमेंट की बात की, जो मौजूदा सेनेट चेयरमैन है सादिक सजरानी साहब, उनके हवाले से बात की। इसका मतलब आप इसके विक्टिम रहे ना इस सीक्रेट बैलेट के, इससे तो मैं यही नतीजा अखज करूंगा ना। फिर 2006 में जो आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, पीजे मीर साहब ने उसका तस्करा किया, तो उसका शीट नंबर 23 है, 23 उस पे फिर आप लोगों ने, आपने कहा विजडम है 1973 के आइन की कि इसको सीक्रेट रखा गया, वरना फिर पार्टी डिक्टेटरशिप हो जाती है। उसमें तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहब और नवाज शरीफ साहब ने खुद तय किया कि इसकी शफाफियत के लिए ओपन बैलेटिंग हो। तो उस वक्त तो ये विजडम प्रिवेल कर रही थी ना कि ओपन बैलेटिंग हो फॉर सेनेट इलेक्शंस। ये तो आप लोगों ने खुद डॉक्यूमेंट किया है और इसका विक्टिम भी रहे हैं, तो इस्लाह करने में तो आपका तो फायदा है, आपको तो कोई नथिंग टू लूज सर। देखिए, अगर मिसाके जमहूरियत के अंदर 23 नंबर पॉइंट ये है, जी है, तो वो सिर्फ मिसाके जमहूरियत से आईन नहीं बदल सकता। अगर आपके आईन में ये शिक डाली हुई है तो उसको चेंज करने का एक तरीका है,
और उसके ऊपर जब आप एग्री होते हैं और आपके पास 2/3 मेजॉरिटी होते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। हम ये समझते हैं कि इस गवर्नमेंट की चूंकि क्रेडिबिलिटी नहीं है और ये मैलाफाइडी है और ये अभी इनको डर है कि हमारे लोग टूटेंगे और वो थ्रेट कर रहे हैं कि हम हफीज शेख साहब को नहीं वोट देंगे, हम यूसुफ रजा गिलानी साहब को देंगे, तो आई एम श्योर कि दैट इज द रीजन। दूसरा ये है कि देखिए इलेक्शन कमीशन के पास है ना, अभी हम बजाय इसके कि किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन करें कि वो यूसुफ रजा गिलानी का जो है वो टेंटेड है, वो ये है सर वो टेंटेड नहीं है, जरा पूछ लेना जरा। जज साहब, मैं पूछ रहा हूं सर, बताएं वो टेंटेड है कि नहीं है, कि वो एलिजिबल है कि नहीं है। तोशा खाना है क्या बात उनको अलाउ होगा, नहीं है तो नहीं होगा। जज साहब, आप जाती राय पूछ रहे हैं, मैं हफीज शेख साहब के ऊपर मैं अपना ऑब्जर्वेशन चले पीजे बीर से पूछ लेते जाएंगे, एक प्रोसीजर है उसके मुताबिक। पीजे बीर साहब, सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की, असल में ख्याल में तमाम का बुनियादी हदफ ये कि करप्ट प्रैक्टिसेस की रोकथाम की जाए, थ्रू ओपन बैलेट हो, थ्रू सीक्रेट बैलेट हो, थ्रू इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के जरिए हो। रुकावट कहां आपको नजर आ रही है? जैन कयूम साहब शिकायतन कह रहे हैं कि जी वो हमारे साथ बलूचिस्तान गवर्नमेंट में ये हो गया साबका दौर में, और फिर चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक दम में, तो बात अगरचे मैं तो फिर समझता हूं कि जिम्मेदारी जनरल कयूम साहब की पार्टी पर भी थी कि कौन से वो 14 लोग हैं, ये आइडेंटिफाई करते हैं ना कि जिन्होंने पार्टी लाइन के मुखालिफ वोट दिया और जबीर की आवाज में दिया या उसमें कोई वसूलियां की थी। इन्होंने कमेटी भी बनाई थी उसके ऊपर। कमेटी भी, जी पीजे साहब सर बताइए, हदफ तो यही है, वेदर द कैट इज ब्लैक और व्हाइट बट इट मस्ट कैच द माइस, इशू ये है। बिल्कुल सही है। मैंने सबसे पहला सवाल किया था जब इन दोनों ने साइन किया था उधर मिलेनियम होटल पे, मैंने कहा था कि बेनजीर को और नवाज शरीफ को, मैंने कहा जी इज दिस गोइंग टू बी म्यूजिकल चेयर्स अगेन? तो बेनजीर सेड नो, म्यूजिकल चेयर्स नहीं होगी, अब बिल्कुल सही पॉलिटिक्स होगी, एवरीथिंग विल बी एब्सोल्युटली स्ट्रेट। नवाज शरीफ थोड़े से जरा गर्म हो गए, फौज के ऊपर उन्होंने जरा झटका लगा दिया उसके अंदर। बट हैविंग सेड सो, आपने कहां किया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी? कहीं नहीं किया। हम जमहूरियत की बात करते हैं लेकिन जमहूर को भूल जाते हैं। आज आपके पास जिसकी एक मेजर डिस्कशन आ गया है ये इसकी सेनेट के इलेक्शंस की, आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग। आप इसको ओपन रखो, आपका फ्यूचर ठीक हो जाएगा। ये जो 50 करोड़ या 10 करोड़ 20 करोड़ पहले मार्केट लगता था, ये मार्केट खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जिसने बिकना है ना उसे तो बिकना है, लेकिन इस शो ऑफ हैंड्स के अंदर यू विल फाइंड द कल्प्रिट्स एंड यू विल आइडेंटिफाई देम एंड यू विल नो कि आपका फ्यूचर एक ब्राइट पे जा रहा है। दिस इज, देखिए ये शॉर्ट टर्म पे नुकसान होगा, कई ये जो सेल में आएंगे इनका होगा, लेकिन आई वुड से गेट रिड ऑफ दिस पीपल, गेट रिड ऑफ दिस पीपल, बिकॉज इस ऑगस्ट हाउस के अंदर मैं बिल्कुल आई रिट्रिएट कि टेंटेड एंड पेंटेड लोग नहीं आने चाहिए। जब ये यूसुफ रजा गिलानी की बात होती है, वो तोशा खाना, आई रिमेंबर व्हेन इट वाज गिवन टू हिम, ही सेड कि मैंने पे कर दिया, and then it became a controversy. I don't want to go into that, but at the end of the day we need to have clean people. जब तक आप क्लीन लोग अंदर नहीं लेके आओगे, आपका फ्यूचर खराब होगा और उसका जो स्पिल ऑफ इफेक्ट है वो फिर नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज में जाएगा। तो मैं समझता हूं कि जब तक आप इस लाइन पे नहीं चलोगे अनबाद, आप देखो हम शॉर्ट टर्म डिस्कशन करते हैं, वी डोंट टॉक लॉन्ग। हम सोचते हैं कि भाई आज एक इस पर डिबेट कर लो और 10 घंटे के बाद डिबेट आपका टॉपिक ही चेंज हो जाए। दिस इज अ वेरी सीरियस थिंग। एंड आई रिमेंबर कि जब ये पीटीआई ये ऑपोजिशन में था तो इमरान का एक होता था कि भाई वो ये इनके नेशनल असेंबली और के जो मेंबर्स हैं इनके एसेट्स डिक्लेयर करो, वो क्वेश्चन ही नहीं उठाया इसने, जो स्पीकर था उसने क्वेश्चन ही नहीं, अयाज ने उसने क्वेश्चन ही नहीं इसका लिया। भाई ये उस वक्त तुम ले लेते, आज आपकी स्मूथ रनिंग होती, क्योंकि सब डिक्लेरेशन हो जाती असेंबली के अंदर, जो भी होना था वही रिजॉल्व हो जाता, और मैं समझता हूँ कि शायद नवाज शरीफ का केस भी ना आता है। लेकिन बिकॉज ऑफ वन मिसडिमीनर आज देखिए आपकी पॉलिटिक्स किस रास्ते पे चल रही है। सो वी नीड टू करेक्ट इट, वी डोंट नीड टू एक्ट ऑन डॉक्टरिज्म। ये जो आपकी ये आ रही है इसके अंदर, लेट मी टेल यू वन थिंग, आपका अच्छा इंप्रेशन नहीं है पाकिस्तान का बाहर का। बाहर आपको सब कहते हैं देखो यार ये करप्ट है, ये वो है, फलाना है, आपको नाइजीरिया से कंपेयर करते हैं। तो आपके इलेक्शंस के ऊपर आपने इतना शोर कर दिया सिलेक्टेड, तो मैं कहता हूं सिलेक्टेड है तो फिर ये जो PMLQ आप कह लो उस वक्त, ये फिर इलेक्शन क्यों आ रही है यार, ये मुझे बताओ। General Musharraf could have easily maneuvered the election and come back in power.
आर्मी तो कर रही थी ना, तो फिर आर्मी ने क्यों अपनी इस पार्टी को या उस गवर्नमेंट को खत्म कर दिया और एक नई गवर्नमेंट आ गई? थिंक अबाउट इट। सो द क्वेश्चन इज, आप आर्मी को बिल्कुल आउट रखो, ये इलेक्टेड इलेक्टेड को इधर साइड पे रखो, आपके सामने जो हकीकत है, लेट्स वर्क ऑन दैट। आपके पास डेमोक्रेसी आ रही है, इट विल टेक टाइम, बट एट द एंड ऑफ द डे go on a positive note, don't go on these reading between the lines. I think we should stop all of this and just get on with it, जो कि हम नहीं कर रहे। ठीक, मैं रऊफ साहब एक जो नुकता उठाया, जो मैं अपोजिशन का माइंड पढ़ रहा हूँ, जनरल क्यूम साहब जो बड़े जबरदस्त और बड़े डायनामिक आदमी, वो कह रहे हैं क्रेडिबिलिटी, आपकी इंटेंशंस उनके बकौल मेलाफाइडी और आप थ्रेटेंड हैं, इसलिए अब आप लोग ओपन बैलेट की बात कर रहे हैं। बट आई ग्रास्प फ्रॉम हिज जनरल साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, मेरे भाई हैं। मेलाफाइडी का लफ्ज़ इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादती है। मैं उसकी बात आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। नंबर एक, मैंने पहले कहा है कि 20 लोगों को निकालने वाली पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ एक है, वो PTI है। सो हमने वी स्टूड बाय व्हाट वी सेड वी विल डू, नंबर 1। नंबर 2, जो उन्होंने जिक्र किया बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट को किसने डिसमेंटल किया था पैसा लगा के? पीपल्स पार्टी ने, आसिफ जरदारी ने। आसिफ जरदारी किसका पार्टनर है इस वक्त? PMLN का। ठीक है जी, इन्होंने ये एजुकेशनल पॉलिटिक्स जो है ना वो इकट्ठी की हुई है। नंबर 2, अब आइए सेनेट के ऊपर। सेनेट में जब इन लोगों ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव किया तो सेनेट चेयरमैन के खिलाफ, तो सेनेट उसकी वोटिंग से पहले इनके 63 बंदे एक लाइन में खड़े हो गए, जी हजूर हाजिर हैं हम वोट देने के लिए। उसके बाद जब गए तो 18 बंदे जो वो गायब हो चुके हुए थे। इन्होंने दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कमेटीज़ बनाई, ठीक है, कि जी हम इनको तलाश करेंगे और इनको पनिश करेंगे। कहाँ हैं उस कमेटी की फाइंडिंग्स, कहाँ पनिश किया इन्होंने? ठीक है जी। तीसरी बात इन्होंने की कि वो बंदा जो हमारी KP की गवर्नमेंट में बैठा हुआ है इस वक्त, लॉ मिनिस्टर था, हमें द मोमेंट वी डिस्कवर्ड दैट ही इज़ वन ऑफ द कल्प्रिट्स, वी आस्क्ड हिम टू रिजाइन, ही रिजाइंड, ही इज़ आउट ऑफ द गवर्नमेंट टुडे। सो वी आर द ओनली पॉलिटिकल पार्टी। मैं बार बार रीइटरेट करना चाहता हूँ, जो कहते हैं उस पर अमल भी करते हैं। इनकी पॉलिटिकल पार्टी, इनके PMLN के ज़माने में राना मशहूद के ऊपर आपको पता है कि कैमरे के ऊपर वो पकड़ा गया शख्स रिश्वत लेते हुए, शहबाज शरीफ के नाम के ऊपर वो रिश्वत ले रहा था। ठीक है जी, इतनी एजिटेशन हुई इनकी पार्टी के अंदर कि इसको निकाले। पब्लिक ने एजिटेट किया जी कि बंदा गलत है, नहीं निकाला। ये हर करप्ट इंसान को अपने गले से लगा के रखते हैं। PTI वो वाहिद पार्टी है जिनमें पता चलता है कि कोई करप्ट है तो हम एक्शन भी लेते हैं उनके खिलाफ। तो मेलाफाइडी का लफ्ज़ इस्तेमाल करना, कयूम साहब मेरे अजीज़ भाई, मेरा ख्याल है कि ज्यादती है। इतना काम ना करें, थोड़ा सा गरेबान के अंदर झांक के भी देख लिया करें कि किस गंद के ऊपर आप बैठे हुए हैं, आपकी पॉलिटिकल पार्टी किस गंद है, किस किस्म का गंद है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। इस पे भी मैं आपसे बात करना चाहूंगा। आज फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया है और उनका मरियम नवाज साहबा ने बैकडोर राब्ता किया और वो बाहर जाना चाह रही हैं, लेकिन उनको ये रियायत नहीं दी जाएगी। साथ में मरियम साहबा का आपने बयान शायद सुना होगा, उनकी एक ऐसी सर्जरी होनी है जो पाकिस्तान में नहीं हो सकती, सिर्फ बाहर ही हो सकती है। कुछ इस हवाले से आप रोशनी डालेंगे? क्या मरियम साहबा के राब्ते हुए और वो जा रही हैं बाहर? क्योंकि आप शहबाज शरीफ साहब से भी मिलते हैं जब पेशियां वगैरह होती हैं, कोई इनसाइड है सर इस पे? मैं भी इस पर रोशनी डालना चाहूँ बाद में। जी सर, प्लीज गो अहेड सर। दो चीजें, एक तो रऊफ भाई की मैं भी बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आप देखें कि इनके जो लोग हैं, फॉर एग्जांपल BRT में इन्वॉल्व थे, ये जो फॉरेन फंडिंग के केसेस के ऊपर ड्रैग करते रहे, ये वोडा का जो केस है, ये सारी इखलाकियात का सबक हमें ना देना। इनको ये पता है कि ये क्यों इन चीजों को ड्रैग किया गया और क्यों ये, अगर अब आपकी उसके अंदर अपनी इंटेंशंस अगर ठीक हो तो आप कहें कि ठीक है जी, ये वोडा का आप एग्जाम्पल क्यों नहीं देते कि जी वो 2.5 साल तक तो, और अब आप कवर कर रहे हैं सेनेट के अंदर लगाने के बाद। इसी तरह और बहुत से इनके इश्यूज हैं, मालूम जब्बा का, हेलीकॉप्टर का केस इधर उधर, और फॉरेन फंडिंग वाले केस तो बिल्कुल ओपन एंड शट केस है जिसके ऊपर इन्होंने नहीं किया, तो वन साइडेड ऑनेस्टी को इस्तेमाल जो है वो ना किया जाए। दूसरा यह है कि देखिए, मरियम का एक बयान आता है, उसके ऊपर इनकी कैबिनेट के 3, 4, 5 मिनिस्टर सारे, व्हाई डू दे हैव दैट ऑब्सेशन? उस लेडी की एक बात, वो आपकी पार्टी की नायब सदर है जो अपोजिशन जमात है, बाहर जाने की वो खुद कह रही थी कि मैं बाहर नहीं जाना चाहती, तो बात वहां खत्म होगी। लेकिन नहीं, वो कहते नहीं जाना चाहती है, भाई उसका कोई प्रूफ दे दे कि आपको किसी ने अप्रोच किया हो कि जी हाँ हमें आप इजाजत दे, तो आपको लेके आ जाए ना। आप हुकूमत में, आपके पास सारे लिंकेजेस है कि यस फलां बंदे को उन्होंने कहा, उसने हमें कहा और हमने कहा नो। वो कह रही है कि मैंने ना किसी को कहा, ना मैं जाना चाहती हूँ, मैं इधर ही रहना चाहती हूँ। तो एक नॉन इश्यू से आप इश्यू क्रिएट करके तो अपना दिन टपा लेते हैं।
हमें आज जो ध्यान देना है वो इकोनॉमिक रिवाइवल पे देना है। आज हमारी बात जो है अनएम्प्लॉयमेंट पे होनी चाहिए, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उन पे होनी चाहिए, आपकी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर नहीं चाहिए, डिफेंस पॉलिसी पे होनी चाहिए, एजुकेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। इन चीजों पर जाया करते हैं कि मरियम ने ये बयान दे दिया, फलाने ने ये बयान दे दिया, छोटी मोटी। इलेक्शन कमीशन भी मौजूद है, अदालतें भी सर वो सवाल इसलिए पूछा कि नवाज शरीफ साहब भी जा चुके हैं ना बाहर। सर सवाल इसलिए पूछा था जज साहब, ओरिएंटेशन और हुकूमत शुड बी इन द फोरफ्रंट टू टेल एवरीबॉडी कि दे विल सेट द पेस, और वो पेस होगा मुल्क की फलाह के लिए। एजुकेशन रिफॉर्म्स, हेल्थ रिफॉर्म्स, लेबर रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, एक वाइड एक फील्ड है, लेकिन वो आप वन साइडेड तो हो नहीं सकता, आपकी मेजॉरिटी भी नहीं है, आप तो सिर्फ उनके सहारों के ऊपर हैं जो आपके साथ इत्तेहादी हैं। तो आपको तो अपोजिशन को भी मेन पॉइंट्स में मिलाना चाहिए और मिला के आगे चलना चाहिए, ये ओरिएंटेशन चाहिए, इससे कि आप एक दूसरे के दस्तों गिरबान। पीछे साहब मैं आता हूँ, लेकिन मैं रऊफ साहब जरूर जाऊंगा। सर वो कह रहे हैं प्रूफ दें जो आप लोग कह रहे हैं मरियम नवाज साहब ने राब्ता किया और रिजेक्ट हो गया। कुछ देर पहले मरियम नवाज शरीफ साहबा की 2 स्टेटमेंट्स आई थी। नंबर 1 के जी गवर्नमेंट उनसे एनआरओ मांग रही है, क्या उन्होंने डिस्क्लोज किया कि किसने मांगा है? इसके अलावा उन्होंने एक और स्टेटमेंट दी थी कि जी मैं उसको नहीं डिफाइन करना चाहता, हमने कभी ये नहीं कहा कि जी कौन आपसे मांग रहा है। ठीक है, उन्होंने एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी है, हमारी पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, हमारे पास मौजूद हैं इंफॉर्मेशन, इसकी कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन है जिससे कि उन्होंने हमें अप्रोच किया है कि जी हम थ्रू सर्टन क्वार्टर्स कि मैं बाहर जाना चाहती हूँ। अब उसमें सवाल जो इम्पोर्टेंट ये होता है कि जी एक ऐसी सर्जरी है जो उन्होंने फरमाया है कि जी पाकिस्तान में नहीं हो सकती। 35 साल तक इन लोगों ने हुकूमत की है यार इस मुल्क के ऊपर, 35 साल में एक हॉस्पिटल नहीं बन सका जो इनकी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी, मुझे नहीं पता किसको उन्होंने डिफाइन नहीं किया कि कर सकती है, वो हॉस्पिटल्स नहीं बने 35 साल में कि ये लोग जो है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ सब जो बाहर जाना चाहते हैं, ये यहाँ इलाज नहीं हो सकता कि आज इन लोगों को बाहर ना जाना पड़ता है। इमरान खान साहब जब गिरे थे, आपको पता है स्टेज से गिरे थे, ठीक है ना, उनकी बैक क्रैक कर गई थी, ही वाज वेरी 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 हर्ट, राइट। शौकत खानम हॉस्पिटल में उनका इलाज हुआ, क्यों नहीं हो सकता मेरे भाई, मुझे बताइए ना। ये जो बात कर रहे हैं डेवलपमेंट फंड्स की, जनरल साहब बात कर रहे हैं, सब कुछ बातें कर रहे हैं, बातें सही कर रहे हैं, क्या ये सवालात इन्होंने अपनी हुकूमत से, अपनी पार्टी से पूछे हैं कभी? क्या इन्होंने यही सवालात अपनी इत्तेहादी पार्टी से पूछे हैं कभी कि 35 साल तक इस मुल्क को लूटा, मतलब इसको स्किन कर दिया टू अ मियर स्केलेटन, लिटरली उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने आप को लुक आफ्टर कर सके, कशकोल लेकर सारी दुनिया में फिरना पड़ रहा है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। क्या इन्होंने ये सवालात अपनी पॉलिटिकल पार्टी से पूछे, अपने इत्तेहादियों से पूछे? क्या किया 35 साल में इन्होंने? ये क्या बात करते हैं कि जी उंगलियां दूसरों के ऊपर उठाइए। मैंने पहले भी कहा जनरल साहब, थोड़ा सा जरा अपने गिरबान में झांकिए मेरे भाई, प्लीज प्लीज। सर ऐसा अस्पताल क्यों नहीं बना पाए जो इलाज यहाँ पर हो? तालीम का हाल देखिए यहाँ, फिर मैंने जी जनरल साहब जरूर बताइएगा सर, ये मेरे ज़हन में भी सवाल उठता है, अक्सर आपके नाकिदीन उठाते हैं सवाल कि आप क्लेम करते हैं कि आप लोगों ने इतनी डेवलपमेंट की, वो हॉस्पिटल क्यों नहीं जहाँ इलाज हो सके? देखिए, दिस इज द बेस्ट डिफेंस कि आप अपनी कारकर्दगी बताने की बजाय ये कहें कि जी वो 35 साल में क्या हुआ या उसके अंदर जनरल साहब हम तो 2.5 साल भी नहीं हुए, अभी एक टर्म तो पूरी करने दें हमें। भी बने, आपके कनेक्टिविटी हुई, यू हैव नो आंसर, दैट इज व्हाई यू डू सेइंग दिस। एनर्जी के प्रोजेक्ट्स वो बने जो आपके लिए नाइटमेयर था, जो आप डोंट हैव एन आंसर, जो ब्लैकआउट होता था, आपके लोड शेडिंग होती थी। सर सवाल तो मैं अस्पताल का कर रहा हूं, लोड शेडिंग का नहीं कर रहा। जीडीपी को 5.8 के ऊपर ले गए, आपकी इकोनॉमी का साइज $324 बिलियन तक चला गया, आपकी जो है इन्फ्लेशन 4% से कम होके जो फूड की थी वो 2% पे रह गई। तो आपका मुल्क को आगे चल रहा था, बैनुल अक़वामी अदारे कह रहे थे चल रहा था आगे, टॉप 20 जो इकोनॉमीज है उनके अंदर चले जाएंगे। सर ये हम इकोनॉमी में एक प्रोग्राम रखते हैं, अपनी कारकर्दगी बतानी होगी। ठीक है, कारकर्दगी में भी एक शो रखेंगे, का एक हिसाब किताब है, वो एवरीबॉडी इज रिस्पांसिबल, बट नाउ यू हैव टू डिलीवर। अभी तो 2.5-3 साल सवाल तो हुकूमत से होगा। ये कहेंगे कि देखो जी अपनी पार्टी से ये क्वेश्चन नहीं पूछा होगा, वो नहीं पूछा, लेटर से कि अपनी पार्टी में गलतियां हुई है या किसी जगह पे उनकी फेलिंग है, तो डू यू वांट टू कॉपी देम एंड डू दी फेलिंग नाउ? नो सर, नो सर, नो सर। एज ए सेनेटर मैं पूछ सकता हूं, नो सर, परफॉर्मेंस क्या है सर? आप एरिया जो आपने सर एक गलत किया है सर, हमारी एक टर्म आप कंप्लीट हो लेने दें, हम अपना पर कैपिटा इनकम तो देख ले, अच्छा पीछे साहब से देखते हैं, एम्प्लॉयमेंट देखते हैं,
पॉवर्टी जरा पीछे भी साहब को सर जान लीजिएगा थोड़ा सा। गुरबत से नीचे उतरे आपको तो सर बहुत इसलिए कुछ नजर नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मुल्क को आगे ले जाना होगा। ये एक दूसरे के साथ वो ये तो सर ये तो हमारा ये रोना है एज एन एंकर के जब सवाल किया जाता है तो एक दूसरे पर तावन के लिए तैयार है, दुश्मन तराजी शुरू हो जाती है। पीछे बीर साहब सर आप बताइएगा सर, ये आपके पास कोई खबरें, आपके पास बड़ी बाहर की और अंदर की खबरें होती हैं, मरियम नवाज साहिबा की बैकडोर राब्ते, जनरल क्यूम साहब कह रही है नॉन इशू, लेकिन सर ये इशू है इस मुल्क का। जाहिर बात है हुक्मरान जब हो उनके अगर वो बाहर इलाज करवाना चाहें तो काम रियाया की ये तवक्कुआत होती है, क्योंकि हम हमारे वालिदैन का इलाज पाकिस्तान में ही होता है कि वो पाकिस्तान में एज सच हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों कर नहीं खड़ा किया जा सका? एक्चुअली जैन साहब ने जो बात की है ना, ये है तो नॉन इशू है, बट बिकॉज ऑफ आई डोंट नो बैड एडवाइस, इट वाज अ पॉलिटिकल फोपो। इसके अंदर शी इनवाइटेड क्रिटिसिज्म। देखो अगर उनको क्या जरूरत है कहने की भाई मैं बात जाए, शी ऑलरेडी नोज हर फादर इज आउट देयर, देयर वाज नो नीड फॉर दिस काइंड ऑफ अ कमेंट और अ रिमार्क एट एनी गिवन टाइम। सो मैं समझता हूं इन्होंने खुद अपने आप पे एक आप हर तरफ से पॉलिटिकल एक क्रिटिसिज्म ये लेके आ गए। इट वाज मोस्ट अननेसेसरी। इट वाज अगर आपको कोई इशू है, बीमारी है, तो you can do it quietly. You don't have to make it into a political। देखो ना, अगर आप तनकीद पे जाते हो तो सारे कहेंगे हाँ जी वो इनके वालिद साहब भी कह रहे थे कि भाई उनको ये बीमारी है, यहाँ ट्रीटमेंट नहीं है, अब वो मुल्क से बाहर चले गए, वापस नहीं आते। तनकीद बन रही है कि नहीं बन रही? विदाउट एनी डाउट। सो इसी तरीके से लोग इनको भी मिस इंटरप्रेट करके, और मैं समझता हूं कि इन्होंने अपने आप पे नुकसान पहुंचाया ऐसी स्टेटमेंट देके। बिकॉज फ्रैंकली इट्स नाइदर हेयर और देयर, बट वो कहते हैं ना जब आप स्टर करते हो एक हॉनेस्ट नेस, वेल दिस इज व्हाट यू गेट आउट ऑफ इट। सो ये एक बुरी एडवाइस के मैं समझता हूँ शिकार है, और इनके वालिद साहब भी बुरी एडवाइस के शिकार। तो ये क्या जनरल कयूम साहब एडवाइस नहीं दे रहे इनको सही? पीजेबी साहब जनरल कयूम इज अ वेरी शरीफ आदमी। He's a very practical शरीफ man. आदमी। He's the man who's अनवार, इन्होंने तो पाकिस्तान स्टील मिल को सेव किया हुआ है। जी मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ। एंड इनकी तो इन्होंने तो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को चेयरमैन कहां से कहां लेके मैं आपको क्या कहानियां बताऊं। बट द क्वेश्चन इज ही इज नॉट इन द इनर फोल्ड, ही इज नॉट इन दैट कोटरी ऑफ क्लोज पीपल जो कि गाइड करते हैं। अच्छा पीजे साहब एक और सवाल का भी आपके साथ ही जोड़ देता हूं। नवाज शरीफ साहब का आज पासपोर्ट खत्म हो रहा है रात 12 बजे, और गवर्नमेंट ने कहा है कि वो उसको नहीं रिन्यू करेंगे। जाहिर बात है वो अपनी कमिटमेंट के मुताबिक वापस नहीं आए, तो अब उनका क्या स्टेटस होगा रात 12 बजे के बाद? स्टेटलेस हो जाएंगे? क्या होगा बरतानिया में? देखिए स्टेटलेस नहीं होंगे। ये हमेशा यूजुअली होता है, ये काफी लीडर्स के साथ हुआ है, इनके पासपोर्ट्स वो रिन्यू नहीं होते हैं, एक्सपायरी में चले जाते हैं, बड़े बड़े पीपल्स पार्टी और नून के भी, और इससे पहले भी। द क्वेश्चन इज कि जब इन्होंने ट्रैवल करना होगा पाकिस्तान के लिए, इनको एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो कि हमारी एम्बेसी है वो उनको ट्रैवल डॉक्यूमेंट देगी, एंड यू कैन ट्रैवल एनी टाइम इनटू पाकिस्तान। हाँ, अगर इन्होंने बाहर कहीं इधर उधर यूरोप में ट्रैवल करना है, फिर ये यूनाइटेड नेशंस का एक टेम्पररी पासपोर्ट होता है जो ये लेके जाएंगे, जो कि बेसिकली वो कहते हैं इसको स्टेटलेस पर्सन, बट दिस इज एन प्रोविजन व्हिच इज प्रोवाइडेड, सो पीपल यूज दैट एज वेल। लेकिन यहाँ जो है जब इनका पासपोर्ट अभी अब तो वेट करेंगे ना जी कि कल ये अप्लाई करते हैं कि नहीं। अगर आज ये एक्सपायर हुआ है तो इन्होंने क्या पहले अटेम्प्ट किया है या नहीं किया, देन वी नो कि व्हाट इज द एक्चुअल रिएक्शन आफ्टर दैट। चले मैं रऊफ साहब आपसे पूछता हूँ, जनरल साहब से इसका जवाब। जनरल साहब नवाज शरीफ साहब का स्टेटस क्या रिन्यूअल के लिए दरखास्त देंगे? देखिए मेरे तो ख्याल में ये जो स्टेप है ये अननेसेसरी स्टेप है कि उनको हम पासपोर्ट इश्यू नहीं करेंगे। वो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, अगर उनका पासपोर्ट खत्म हो रहा है तो पासपोर्ट नया इशू कर दें। आपने उसके ऊपर, अगर आपको ये भी पता है कि जब आना चाहे वो आ सकते हैं, और जब कहीं गायब आए जाना चाहिए तो जा सकते हैं, तो फिर पासपोर्ट ही इशू कर दें। फिर आपकी ये इसके ऊपर जिद क्या है कि हम वो नहीं करना चाहते? तो मैं तो ये समझता हूँ कि वो अप्लाई भी अगर करें या ना करें, उनको राइट है एज ए पाकिस्तानी सिटीजन कि उनके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट हो। मेरे मुझे तो नहीं समझ आती कि रऊफ साहब इसके पीछे सर क्या रैशनल है। मैं जनरल साहब इसका वक्त मेरा कम है तो मैं जरा कमेंट ले लूं। एक तो मैं जरा जनरल साहब को क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि वो 3 दफा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ इस वक्त उनका स्टेटस एक कॉन्विक्ट का है और एक एब्सकॉन्डर का है, वो इश्तहारी हैं इस वक्त। तो वो स्टेटस जो है वो काउंट करता है, नथिंग एल्स काउंट्स।
इस वक्त जो नवाज शरीफ का स्टेटस है वो काउंट करता है पाकिस्तान में। नंबर एक। नंबर दो बात, देखिए उन्होंने अगर पाकिस्तान वापस आना है तो इंटीरियर मिनिस्टर हमारे ने ये कहा है, जैसा कि पीजे मीर साहब ने कहा है, इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो है उनको इशू कर दिया जाएगा, वो पाकिस्तान आ सकते हैं जब भी आने। इस चीज़ का एक ही ऑब्जेक्टिव नज़र आता है मुझे, मेरी ज़ाती तौर के ऊपर बात नहीं हुई, वो ये है कि जी उनको लंदन से कहीं दूसरे मुल्क में ट्रैवल करने से रोका जाए। दैट इज इट, और कोई नहीं है। पाकिस्तान आने का जिस वक्त वो आना चाहते हैं उनको इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट दिया जाएगा, जो शेख रशीद साहब ने कहा है उसकी बेसिस के ऊपर वो पाकिस्तान आ सकते हैं। लास्ट वर्ड, एनी प्रोजेक्शंस जी? आप सीटें, आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा बासानी जीत जाएंगे। जी बिल्कुल, आज भी मीटिंग हुई है और वेरी कॉन्फिडेंट नो दैट वी डेफिनेटली विल बी द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, उस बारे में तो कोई शक है ही नहीं है। लेकिन आई थिंक हम अपने जो हमारे कोalition पार्टनर्स हैं उनके साथ मिलके हमारे पास 50 से ज़्यादा सीटें होंगी। 50 से ज़्यादा सीटें होंगी। जनरल कयूम सर, कुछ सरप्राइज की बात सुन रहे हैं हम, बड़ी ज्यादा कुछ सरप्राइज होगा या 50 से ज़्यादा सीटें ले जाएंगे, सेनेट का कंट्रोल मिल जाएगा पीटीआई को? देखिए जी, ये तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा कि क्या हुआ। ये जो इत्तेहादियों के ऊपर इनकी डिपेंडेंस है वो भी डाउटफुल है, लेकिन इनकी अपनी सफों के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नून लीग वाले वोट देंगे गिलानी साहब को, ये बताते चले खबर। ब्रीफ केस लेके आते हैं और ब्रीफ केस लेके चले जाते हैं बाहर, उनकी हमारे जी नवाज शरीफ साहब गए हुए हैं सर, तो शायद वो पहले सर आपको याद है सर 137 सूट केसेस के साथ वो सऊदी अरब गए थे सर। बिल्कुल आपने सही फरमाया सर, सब चोरी का माल लेके 137 सूट केसेस में बंद करके वो सऊदी अरेबिया चले गए थे। आजकल वो भागे हुए हैं लंदन। वक्त मेरा खत्म हुआ जाते हैं। आपका बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब, आपने ज्वाइन किया। पीजे मीर साहब, थैंक यू वेरी मच। रऊफ हसन साहब, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू इन आवर शो। व्यूअर्स, हमने मुख्तलिफ नुकात पर गुफ्तगू की, मुख्तलिफ आरा आपके सामने आई। आने वाले दिनों में देखते हैं कि जो सियासत का सेनेट इलेक्शन का ऊंट है वो किस करवट बैठता है, जो इससे जुड़े मामला है वो भी जेर बहस है। डिलीवरी, इकोनॉमी, इस पर भी हम जरूर गुफ्तगू करेंगे, उस पर सरासर गुफ्तगू करने के लिए एक नशिस्त रखेंगे। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।